हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की डरावनी कहानी में। हमारी आज की कहानी एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी है जिसे एक ऐसी बुकिंग मिलती है जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। रवि, एक 32 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर, अभी अभी थका हारा अपने घर पहुंचा ही था कि उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। उसने अपना फ़ोन उठाया। कॉल था उसके पुराने कस्टमर अमन का। उसने कॉल उठाया और बोला, हेलो अमन भाई, इतनी रात को कॉल किया, क्या हुआ? अमन एक 26 साल का नौजवान लड़का था। उसकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत ही परेशान है। उसने कांपती आवाज़ में बोला, रवि भाई, मुझे अभी सहारनपुर जाना है, लेकिन बीच रास्ते में एक जगह और रुकना होगा। क्या आप आ सकते हो? रवि ने काफ़ी सोचा और थकान होने के बावजूद उसने हामी भर दी। ठीक है भाई, अपनी लोकेशन भेज दो, मैं आता हूँ। रात के करीब 10 बज रहे थे। रवि अपनी सफ़ेद टैक्सी लेकर निकला। 15 मिनट की ड्राइव के बाद वो बताए गए पते पर पहुंचा। अमन सड़क किनारे अपना बैग लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी और उसकी आंखें बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। रवि ने पूछा, क्या हुआ अमन भाई, ऐसे क्यों घबरा रहे हो? अमन बस हल्की सी मुस्कान देकर चुप हो गया। कुछ नहीं, बस मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है, तुम जल्दी चलो। कच्चा रास्ता पार करने के बाद हाईवे पर टैक्सी दौड़ रही थी। कुछ टाइम के बाद अमन ने कहा, थोड़ा आगे एक गांव पड़ेगा, हमें उस गांव के बीच से निकलना है। ये सुनते ही रवि चौंक गया। उसने कहा कि इतनी देर रात को गांव से निकलना ठीक नहीं है भाई। अमन ने कहा, यार मुझे इसी गांव में कुछ काम है। रवि ने न चाहते हुए भी गांव की तरफ रुख किया। जैसे ही गाड़ी गांव वाले रास्ते पर मुड़ी, चारों तरफ अजीब सी हवा बह रही थी। घना अंधेरा और आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पेड़ों की शाखाएं सड़क पर झूल रही थी। गाड़ी के स्पीकर से अचानक मंत्रोच्चारण की आवाज़ आने लगी। रवि ने घबराकर म्यूजिक बंद कर दिया, लेकिन उसकी नज़रें अब बार बार अमन पर पड़ रही थी, जो खुद वही मंत्र बुदबुदा रहा था। रवि को ये सब देखकर डर लगने लगा। कुछ देर बाद टैक्सी एक टूटी फूटी कोठी के सामने जाकर रुकी। उनकी दीवारों पर काई जमी थी, दरवाजे टूटे हुए थे, खिड़कियां लटकी हुई थी। ये तो साफ था कि ये जगह सालों से वीरान थी। अमन बोला, भाई तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। रवि ने देखा कि अमन के हाथ में एक डिब्बा है, जिसे लेकर वो अंदर चला गया। 15 मिनट बीत गए, लेकिन अमन बाहर नहीं आया। अचानक रवि को लगा कि कोठे की खिड़की से कोई सफ़ेद कपड़ों वाली औरत उसे घूर रही है। उसका गला सूख गया। जल्दबाजी में वो गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि गाड़ी बंद हो गई। काफ़ी कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी रवि ने गाड़ी से देखा कि अमन बाहर भागता हुआ आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। जल्दी भाग रवि भाई, गाड़ी जल्दी से भगाओ, वो सब आ रहे हैं। रवि ने बार बार चाबी घुमाई, फिर जैसे तैसे इंजन स्टार्ट हो गया। वो गाड़ी लेकर उस जगह से भागे, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो दर्जनों परछाइयाँ उनका पीछा कर रही थी। किसी के सिर नहीं थे तो किसी की आंखें अंगारे जैसी लाल जल रही थी। रवि ने घबराती आवाज में कहा, अमन भाई, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या करने आए थे? तभी गाड़ी की खिड़की पर एक औरत का चेहरा चिपक गया। उसकी लंबी जीभ बाहर लटक रही थी, आंखों से खून टपक रहा था। ये देखकर रवि चीख पड़ा। अमन ने जेब से वही डिब्बा निकाला और सड़क पर जोर से फेंक दिया। एक जोरदार चीख के साथ सन्नाटा कांप उठा और सारी परछाइयां गायब हो गई। रवि ने कांपते हुए पूछा, ये सब क्या था?
अमन ने धीमी आवाज में कहा, इस गांव पर एक तांत्रिक का श्राप है। मेरे छोटे भाई की आत्मा भी उसके ही कब्जे में है। मैंने सोचा था कि अपने छोटे भाई की आत्मा को छुड़ा लूँगा, लेकिन अब मैं खुद फंस गया हूँ। अभी मैंने डिब्बा फेंका नहीं है, मैंने अपनी आत्मा गिरवी रख दी है। ये सुनकर रवि सन्न रह गया। फिर अमन ने धीरे से खिड़की खोली, बाहर निकला और अंधेरे में गायब हो गया। रवि अकेला गाड़ी में बैठा था। गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो चुका था और अचानक वही मंत्रोच्चारण फिर से सुनाई देने लगा और तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसने देखा कि उसके पीछे तो कोई नहीं था, लेकिन कंधे पर ठंडे बर्फ जैसे हाथ का एहसास हो रहा था। रवि के होंठ कांपने लगे। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन जोर से गरजाया और गाड़ी चल पड़ी, लेकिन इस बार शीशे में कुछ अजीब दिख रहा था। उसने मिरर में देखा कि पिछली सीट पर कोई बैठा था, सफ़ेद कपड़े में। धीरे धीरे उसने गर्दन उठाई। वो वही औरत थी जो कोठे की खिड़की से दिखी थी। वो अब रवि की टैक्सी में बैठी थी। उसकी आंखें गहरी काली और होठों से खून टपक रहा था। रवि चीख पड़ा और अचानक ब्रेक लगा दिए, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आसमान में बादल घिराए और सड़क पर धुंध छा गई। गाड़ी के चारों तरफ काली परछाइयाँ खड़ी हो गई। हर परछाई धीरे धीरे टैक्सी के पास आने लगी। कांच पर खून भरे हाथों के निशान बनने लगे। रवि ने आंखें बंद करके हॉर्न दबा दिया। हॉर्न की तेज आवाज के साथ अचानक सब गायब हो गया। लेकिन अब गाड़ी बिल्कुल अनजान रास्ते पर थी। ना हाईवे, ना गांव, ना कोई बोर्ड, सिर्फ काले जंगल की टूटी सड़क। अचानक गाड़ी की हेडलाइट में कोई खड़ा दिखा। वो अमन था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल पतला हुआ था। उसकी आंखें लाल, होठ फटे हुए और शरीर पर गहरे घाव थे। अमन ने गाड़ी की खिड़की पर झुककर कहा, रवि भाई, मैंने कहा था ना, ये सब शुरुआत है। अब तुम भी इसमें फंस चुके हो। इस रास्ते से कोई वापस नहीं लौटता। रवि ने कांपते हुए कहा, लेकिन तुम तो गायब हो गए थे। आखिर तुम हो कौन? अमन जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। मैं वही हूँ, लेकिन अब इंसान नहीं रहा। रवि गाड़ी लेकर भागने लगा, लेकिन सड़क का कोई अंत नहीं था। वो जितनी बार आगे बढ़ता, वही जगह बार बार उसके सामने आ जाती। एक टूटा हुआ पीपल का पेड़, एक जलता हुआ दिया और वही परछाइयाँ। रवि समझ गया, यह एक भूतिया चक्रव्यूह है, जहाँ फंसने के बाद कोई कभी बाहर नहीं निकल सकता। अचानक गाड़ी अपने आप बंद हो गई। डैशबोर्ड पर खून से एक लाइन अपने आप लिखी गई, अब तेरी बारी है। रवि गाड़ी से बाहर निकला। वहाँ उसे जंगल के बीच एक पुराना चबूतरा दिखा। उस पर वही सफ़ेद कपड़ों वाली औरत बैठी थी। उसके चारों तरफ दर्जनों खोपड़ियाँ पड़ी थी, जिनकी खाली आंखों से नीली लो जल रही थी। औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें यहाँ अमन लाया है, उसका काम पूरा करने। अब या तो तुम्हारी आत्मा हमें चाहिए या तुम्हारा खून। रवि कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसके पैरों में लताएं लिपट गई। जंगल के पेड़ जैसे जिंदा हो गए हों। अंधेरे में दर्जनों परछाइयाँ हंसने लगी। रवि ने जोर से चीख मारी, लेकिन तभी आसमान से तेज बिजली कड़कती है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। कुछ पलों के बाद सड़क पर वही टैक्सी खड़ी मिलती है, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली होती है। सिर्फ खून से भीगा हुआ हैंडल और डैशबोर्ड पर उकेरे गए शब्द,
एक और आत्मा हमारे साथ है। रवि की गुमशुदगी के कई हफ्ते बीत गए। पुलिस को उसकी टैक्सी वीरान हाईवे पर मिली थी, लेकिन ड्राइवर का कोई सुराग नहीं था। रवि का छोटा भाई करण, उसको सच्चाई जाननी थी कि उसका भाई कहाँ है। उसने अपने भाई को ढूंढना शुरू किया। उसे रवि का मोबाइल और उसमें आखिरी कॉल रिकॉर्ड मिला, वही कॉल जो अमन ने किया था। लेकिन जब करण ने पुलिस रिकॉर्ड में अमन की तलाश की तो सामने आया भयानक सच। अमन की मौत 3 साल पहले ही हो चुकी थी। वो सहारनपुर के उसी गांव में मरा था जहां से रवि की आखिरी यात्रा शुरू हुई थी। करण डरते डरते उसी गांव में पहुंचा। गांव पूरी तरह वीरान पड़ा था। टूटे मकान, सूने कुएं और हर घर के दरवाजे पर राख से बने अजीब चिन्ह। करण को गांव के बाहर एक बूढ़ा साधु मिला। उसने साधु को सारी बात बताई कि उसका भाई आखिरी बार यहीं आया था। तब साधु ने कहा, इस गांव का नाम लेना भी मना है। यहाँ कभी एक तांत्रिक ने काली साधना की थी। उसने पूरी बस्ती की बलि देकर अपनी आत्मा को अमर कर लिया। लेकिन श्राप यह था कि गांव के सभी लोग आत्मा बनकर यहीं भटकेंगे और वो तांत्रिक आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। ये सुनकर करण के रोंगटे खड़े हो गए। तो अमन? साधु ने गहरी सांस ली। अमन उसी तांत्रिक का चेला था। उसकी मौत नहीं हुई, उसने खुद को बलि में चढ़ाकर अंधेरों का हिस्सा बना लिया। अब वो किसी इंसान को बहला फुसलाकर इसी गांव में लाता है ताकि उसकी जगह और आत्माएं इस श्राप में फंस जाए। रात होते ही करण को अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। टूटी हवेलियों से रोने की आवाज़, पेड़ों के पीछे से सरसराहट और मंत्रोच्चारण की आवाज़। अचानक करण ने देखा कि उसकी आंखों के सामने रवि खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पीला और आंखें काली थी। वो फुसफुसाया, भाग जा करण, देर होने से पहले, वरना तू भी हमारी तरह फंस जाएगा। करण ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने रवि को छूना चाहा, उसका पूरा शरीर राख बनकर उड़ गया। करण उसी वीरान कोठी की ओर बढ़ा जहां रवि गया था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर दर्जनों परछाइयाँ खड़ी थी। हर परछाई के हाथ खून से सने थे। बीच में अमन बैठा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था, आंखें आग जैसी जल रही थी। अमन हंसते हुए बोला, करण, स्वागत है तुम्हारा। तू वही है जिसकी मुझे तलाश थी। तेरे भाई को मैंने बुलाया था ताकि तू खुद मेरे पास आ जाए। अब तेरा खून इस हवेली को और ताकत देगा। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। परछाइयाँ करण के चारों तरफ मंडराने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर खोपड़ियाँ घूमने लगी। करण जोर से चीखा और जेब से वही तावीज़ निकाला जो साधु ने दिया था। जैसे ही तावीज़ हवा में लहराया, पूरी हवेली कांपने लगी। अमन चीख पड़ा, ये नामुमकिन है, ऐसी शक्ति यहाँ कैसे पहुँची? लेकिन तांत्रिक का श्राप इतना पुराना था कि तावीज़ भी उसकी पूरी ताकत को रोक नहीं पाया। अचानक हवेली के बीचों बीच ज़मीन फट गई। एक काले धुएं से भरा गड्ढा खुला और उसमें दर्जनों हाथ निकलने लगे और वो हाथ करण को खींचने लगे। करण पूरी ताकत से तावीज़ को हवा में उठाकर मंत्र पढ़ने लगा। सफ़ेद रोशनी फैली और परछाइयाँ चीखने लगी। लेकिन ठीक उसी पल अमन ने करण की गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो गरज कर बोला, कोई यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, ना तू ना तेरा भाई। अगली सुबह गांव फिर से वीरान था। ना करण, ना अमन,
ना हवेली का कोई भी निशान। लेकिन राहगीरों ने हाईवे पर एक सफ़ेद टैक्सी खड़ी देखी है। उसकी पिछली सीट पर किसी ने खून से लिखा था, श्राप अब और फैल चुका है। लोग कहते हैं अगर आप रात में उस सुनसान रास्ते से गुजरे तो एक सफ़ेद इंडिका टैक्सी आपके पीछे पीछे चलती है। कभी उसका ड्राइवर दिखाई देता है तो कभी पिछली सीट पर सफ़ेद औरत। और अगर आपने उस टैक्सी को नज़रअंदाज किया तो अगली सुबह अखबार में आपका नाम किसी सड़क हादसे की खबर में ज़रूर होता है। आज की हमारी इस कहानी में इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।